तो क्लास 12 फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट में न्यूमेरिकल सेक्शन लास्ट पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ एन एसी सर्किट। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जितना दिन बनाना है उतना दिन बना सकते हैं। टॉपिक के हिसाब से बात करेंगे तो पावर ऑफ एन एसी सर्किट जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, पढ़ना क्या इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पावर पढ़े थे पहले 9th क्लास में, वर्क डन बाय टाइम टेकन। 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर बराबर पड़े वोल्टेज इनटू करंट, है ना। 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी कहता है पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट। 11th में फिर वर्क एनर्जी पावर में पावर आया, उसमें फिर आया एवरेज पावर, वर्क डन बाय टाइम टेकन, इंस्टेंटेनियस पावर। 11th क्लास में आप लोग पढ़े एफ डॉट वी से आता है, बट वो मैकेनिक्स का बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब नहीं। 12th क्लास में फिर पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट आ गया। ठीक है, तो वोल्टेज इनटू करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब डाउट या फिर मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है एसी का मतलब क्या। अल्टरनेटिंग करंट का तो डेफिनेशन ही है कि टाइम के साथ जो है वो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस चैप्टर में पढ़े जहां करंट अगर अल्टरनेटिंग है तो वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब जैसे करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वैसे ही वोल्टेज भी टाइम के साथ जो है उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। और पावर हमें मालूम है कि वो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके ही आता है। तो जब वो इंस्टेंटेनियसली चेंज कर जा रहा है, करंट का वैल्यू इंस्टेंटेनियसली चेंज, वोल्टेज का वैल्यू इंस्टेंटेनियसली चेंज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर डीसी में आ सकता था, एसी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो चेंज ही कर जा रहा है। करंट का वैल्यू लगातार चेंज, वोल्टेज का वैल्यू लगातार चेंज, तो पावर भी करोगे तो वो चेंज ही हो जाएगा। तो उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा अल्टरनेटिंग करंट का शुरुआत में उपाय किए, उसके जगह पर आरएमएस वैल्यू पढ़े, उसका आप लोग वर्चुअल वैल्यू पढ़े, और इतने दिनों से उपाय कर ही रहे इस चैप्टर में। उपाय करते करते अब आगे पहुंचे और लास्ट टॉपिक पे पहुंचे, पावर ऑफ एन एसी सर्किट। ठीक है, पहला नंबर पे तो डेफिनेशन कहता है कि एक्चुअली में पावर निकालने के लिए क्या करना था, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने पर इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा। बट पेच ही यही है कि तुम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली क्या हो रहा है, इसका वैल्यू जो है वो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, वोल्टेज का भी करंट का भी। मल्टीप्लाई करके पावर इंस्टेंटेनियस वाला तुम निकाल नहीं पाओगे, फॉर्मूला वही है। इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालना है तो तुमको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, बट तुम कर नहीं सकते इस चैप्टर में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में कोविड लेकर के बहुत थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों का चेंज हुआ है, थोड़ा सा से ज्यादा ही चेंज हुआ है, तो ये आपको मालूम है। कोविड अगर छोड़ करके बात करो तो करंट मतलब फर्स्ट बुक का, खासकर नॉन मैथ्स वालों का ये प्रूफिंग सबसे टफ प्रूफिंग है, जिसका मैथ्स नहीं है। जैसे न्यूमेरिकल अपने अलग जगह पर है, बट ये वाला जो प्रूफिंग है वो नॉन मैथ्स वालों के लिए प्रूफिंग भी टफ है। क्वेश्चन ग्राफ और एनसीईआरटी मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन एक अलग बात हो गई। नॉन मैथ वालों के लिए इसका प्रूफिंग भी टफ है, और मतलब ऐसा प्रूफिंग जो आता है, मतलब ऐसा होता नहीं कि टफ टू प्रूफिंग आया नहीं टेस्ट में, वैसा नहीं, यह हर बार आता था बोर्ड्स के एग्जाम में। और नॉन मैथ्स वालों के लिए इसका प्रूफिंग थोड़ा सा टफ भी है, और हमें उतना प्रूफिंग से लेना देना नहीं है। टॉपिक हमारा है कि हमको कुछ उपाय करना है। वोल्टेज और करंट इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई करने पर इंस्टेंटेनियस पावर नहीं आ पा रहा, तो उसका कुछ उपाय किया जाए। उपाय क्या है, तो वैसे हमें मालूम है कि इंस्टेंटेनियस पावर बराबर dw बाई dt होगा, है ना। dw बराबर क्या हो जाना, p dt, p बराबर वोल्टेज इंटू करंट है ei dt। ठीक है, बट पेच ये है कि इस चैप्टर में ई हम लोग शुरुआत से फिक्स करके रखे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर फेज डिफरेंस ई और आई के बीच में है तो ये भी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, कुछ तो लेकिन करना ही है निकालने के लिए, तो क्या किया जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रेंड है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैथ्स वालों को पकड़ाएगा, नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसी चीज को dw बराबर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को ऐसे बाहर रखे हुए। ठीक है, और अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन ए प्लस बी। नॉन मैथ्स वालों को तो याद रहता है, मैथ्स वालों कभी कभी भूल जाते हैं। दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यस आ गया, ये था ना साइन ए प्लस
डी। तो क्या हो गया देखो, साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। अरे समझ में, नन मैच वालों को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ठीक है। आगे अगर बढ़े, ई नॉट आई नॉट, इसको अंदर साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करना है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई था, इसमें ये साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, चलेगा, ठीक है। फिर दिक्कत होगा, फिर यहाँ पर मैथ्स वाले लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, नॉन मैथ्स वाले लोगों को कभी नौबत शायद आया ही नहीं यूज करने का, मैथ्स वालों को तो इन दोनों का बहुत इस्तेमाल पड़ता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका यूज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x ओमेगा टी बाई 2 कॉस फाई। अरे समझ लिखते यही समझोगे तब और आएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खूब इस्तेमाल होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2x बाई 2, तो ये है साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2। आ रहा समझ में, ठीक है, साइन फाई डी टी। अब 2 को ऐसे बाहर कर दिए, नॉट आई नॉट के साथ 2 को बाहर कर दिए, अब अंदर वाले को लिख लिए 1 इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई लिख लिए, माइनस का माइनस कॉस फाई कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 को तो बाहर निकाले हुए हैं, साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी डी टी। बोलो कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया डी डब्ल्यू से निकालने का, पूरा यूनिवर्स मल्टीवर्स रामायण महाभारत में एक ही तरीका है, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने के लिए हमको लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन करना है। अब पूरे टाइम के लिए चाहिए एक कंप्लीट टाइम पीरियड, क्योंकि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है जिसको कि आप डिफाइन कर रहे हैं लगातार, वो एक अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक टाइम पीरियड के लिए है, तो पावर की जो निकालेंगे वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, तो लिमिट लगाएंगे 0 से t, और इसको अभी इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन में सिर्फ नॉन मैथ्स वालों को नहीं, मैथ्स वाले को भी तकलीफ होगा इसका इंटीग्रेशन में, क्योंकि अभी हम लोग कर ही रहे हैं, मैथ्स के क्लास में अभी कर ही रहे हैं, सिर्फ नॉन मैथ्स वालों को ही नहीं, मैथ्स वालों को भी इसका इंटीग्रेशन में तकलीफ होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो अलग अलग लिख लें, ई नॉट आई नॉट बाई 2 यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा इंटीग्रेशन चल रहा है मैथ्स में, तो आपको मालूम है कॉस फाई कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करना है, फिर ये cos फाई नॉट आई नॉट बाई 2 तो सबके साथ है, जा रहा ना समझ में, फिर इंटीग्रेशन करना, तो ये माइनस cos फाई कांस्टेंट है, अभी हम लोगों को cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है 0 से t, ई नॉट आई नॉट बाई टी तो है ही, साइन फाई कांस्टेंट है, अभी साइन 2 ओमेगा टी dt का 0 से t में इंटीग्रेशन करना है, अभी यहाँ तक लिख करके रखो क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करने में समय लगेगा, ठीक है। करो, मतलब एक कोई टॉपिक ऐसा होता है ना 9th 10th 11th 12th में, खासकर 11th 12th में हम लोग पढ़े कि है मैथमेटिकल बट आता नहीं है स्कूल एग्जाम में, सीधा फॉर्मूला याद कर लो काम चल जाएगा, ये वाला नहीं है, इसका प्रूफिंग भी आता है स्कूल एग्जामिनेशन में। तो अभी यहाँ तक तो आ गए, बट खेल खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो हम लोग वर्क डन निकाल ही रहे। तो आप जैसे कि बता दें, इसके आगे इंटीग्रेशन पर आकर के फंस गए हैं, इसके आगे का इंटीग्रेशन तो अभी मैं बता रहा था कि सिर्फ मैथ्स वाले को ही नहीं, मतलब नॉन मैथ्स वाले को ही नहीं, मैथ्स वाले को भी थोड़ा तकलीफ होगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग अभी करते हैं। यहां तक आ चुके, इसको मिटा दें, इसका अब काम नहीं है फिलहाल, बाकी वीडियोस में से देख करके मैनेज करिए। चलो और थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना, मैथ वाले लोग थोड़ा मदद करेंगे तो बताएंगे भी। ये तो हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, इसका काम हो जाएगा, इधर वाले का थोड़ा करना है यहाँ पर साइड में हमें। तो 0 से t लिमिट है और इंटीग्रेशन करना है cos 2 ओमेगा t dt का। तो देख रहे हो, ये अभी जस्ट अभी हम लोग मैथ्स में पढ़ ही रहे हैं, है ना, तो जितना मैथ्स वालों के लिए उतना नॉन मैथ्स वालों के लिए। तो बताओ कैसे होगा, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा होगा, ठीक है। और अभी लिमिट भी लगाना है, डेफिनिट अभी हम लोग शुरू ही नहीं किए हैं, अभी डेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा शुरू नहीं हुआ, बट इतना डेफिनिट तो मैथ्स में कर ही रहे हैं लगातार हर चैप्टर में, 11th में 12th में। तो बताओ जरा सा, ये 1/2 ओमेगा को बाहर रखते हैं, है ना, 1/2 ओमेगा को बाहर रखते हैं, और इसमें साइन 2 ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, कैपिटल टी 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें आता है लगाना, 1/2 ओमेगा, बताओ साइन 4 पाई बाई टी, एक बार टी के जगह पर कैपिटल टी
माइनस साइन 4 पाई बाई टी इंटू 0। तो यहां पर ही थोड़ा सा मदद है, नॉन मैथ्स वाले लोग जो लोग हैं उन लोगों को इसका प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में याद करके भी कर सकते हैं। क्या याद करोगे? याद ये करोगे कि टी टी कट जाता, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 0 ही आने वाला है। ये काफी लंबा प्रूफिंग है, थोड़ा प्रैक्टिस जब करके जाओगे, खासकर नॉन मैथ्स वाले लोग उतना नहीं आएगा तो सीधा 0 लिखना, इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, सेम केस गोज विद दिस। इसका भी अगर हम लोग करके देखते हैं 0 से t, और किसका करना था हमें, वो साइन 2 ओमेगा टी डी टी का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी का माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और लिमिट लगाना है अभी 0 से t, माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, बताते चलो, कॉस 2 ओमेगा का 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी से 0, बताओ कितना हुआ। इसी को केवल सॉल्व करते हैं, कॉस 4 पाई बाई टी टी माइनस कॉस 0, है ना। अब ये बताओ, ये कॉस 4 पाई कितना होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, इतना सोच के कोई बताता है। कॉस 4 पाई इज 1, पाई पे माइनस 1, 2 पाई पे 1, 3 पाई पे माइनस 1, 4 पाई पे 1 होता है। कॉस 4 पाई इज 1 एंड कॉस 0 इज 1। ये 1 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये फिर ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 आ जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रूफिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर ये काफी लंबा प्रूफिंग है, खासकर नॉन मैथ्स वाले लोग इसको प्रैक्टिस करते हुए याद कर सकते हैं कि ये पूरा टर्म का वैल्यू 0 ही आने वाला है और इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 ही आने वाला है। प्रूफिंग ऐसे में भी करके क्या उखाड़ लोगे, बोर्ड्स के एग्जाम में सीधा लिखना ही है, तुम घर से प्रैक्टिस करके चल रहे हो कि 0 आएगा तो 0 आएगा। बाकी हम लोग अब इसको खत्म किया जाए तो वर्क डन बराबर कितना होगा, दिस इज ई नॉट आई नॉट बाई 2, इसका करेंगे cos पाई dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट, या आई नॉट था, ई नॉट आई नॉट बाई 2 और cos 5 इंटू टी, तो ये वर्क डन आएगा। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। इन लोगों का छूट गया एक साथ वीडियो में से प्रूफिंग लिखना, थोड़ा सा जगह है, मैं खत्म कर देता हूँ इसी में, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा जगह है तो इसी में हो जाएगा, एक ही बार में करते हैं। तो ये वर्क डन आ गया। ठीक है, क्या नहीं निकाल सकता, आज का पहला 15 मिनट का लेक्चर पढ़े कि एसी का इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट को डिफिनेशन तो है कि मल्टीप्लाई करके आएगा, बट एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो एसी चैप्टर में आपसे इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। एसी चैप्टर में हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं। एवरेज पावर इज वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो वर्क डन बाय टाइम टेकन, तो बताओ, सो दिस इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 t बाई t, तो ये कट जाता और ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाता। दिस इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू cos 5, दिस इज कॉस ऑफ फेज एंगल, इससे हमारा एवरेज पावर हो गया। ये एसी चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है। कुछ लोग फोन पे बताते हैं कि एसी में बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो गया, तो हो गया, एसी में है फॉर्मूला बहुत ज्यादा। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लें अगर, तो इसको हम लोग ऐसे, ये तो हो गया, इसको घेर के रख लेंगे और बाकी थोड़ा आप लोग मदद करेंगे तो एक दो चीज और आ जाएगा। इसको ई नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं, इसको आई नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं और cos 5। पहला क्लास अगर किया हुआ है इसका तो याद होगा, ई नॉट बाई रूट 2 इज ई आर एम एस, या ई का वर्चुअल वैल्यू, आई नॉट बाई रूट 2 इज आई का वर्चुअल वैल्यू इंटू cos 5। तो एवरेज पावर ऑफ एन एसी का ये फॉर्मूला भी काम करेगा। ठीक है, और काम करेगा, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सिलेबस खत्म होने का है, वर्चुअल डीसी वैल्यू होता है, और 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, वोल्टेज और करंट का डीसी को मल्टीप्लाई करके पावर आएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके कोई पावर आएगा। यही वाला वो पावर है जो कि आप 9th क्लास से कैलकुलेट कर रहे हैं, 9th से 10th में 12th में। जो पावर तुम V इंटू आई बता रहे थे 10th क्लास में, 12th में भी बताए हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर का फॉर्मूला V इंटू आई बताए हो, 10th में भी V इंटू आई, 10th में भी पढ़ाया गया था। दुकान से जब बल्ब खरीदने जाते हो उसका वोल्टेज और करंट, वोल्ट एम्पियर फिक्स होता है।
ठीक है। 12th में जाकर के हम लोग सीख रहे हैं कि वो जो वोल्टेज और करंट है वो एक्चुअली में उस बोलो अल्टरनेटिंग करंट का वर्चुअल वैल्यू है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वर्चुअल वैल्यू है जो कि डीसी है। तो ये तो है ही पावर, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 तक सिर्फ पावर बोल रहे थे, अब एक्चुअली में दिस विल बी टर्म्ड एज अपरेंट पावर। तो 10th और 12th के बीच में यही अंतर है। 10th को पावर बराबर वोल्टेज इनटू करंट बताना है, 12th को डीसी का अगर पावर पूछे तो वोल्टेज इनटू करंट, एसी का पावर पूछा जाए तो ईवीआईवी इनटू कॉस फाई। और ये जो कॉस फाई था, फाई क्या था? फाई था फेज एंगल, और ये जो कॉस फाई है इस पूरे को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। याद करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पावर फैक्टर। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा अपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। अलग से पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख सकते हो। फाई तो हम लोग तब से देख ही रहे थे कि फेज एंगल है, बट कॉस फाई जो है वो पावर फैक्टर है। इतना ही फॉर्मूला आपको एसी चैप्टर में पढ़ना है। न्यूमेरिकल का एक सेक्शन शुरू हो गया, अभी 1-2 दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी सारा बोर्ड्स का, जेई का, नीट का। इतना फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यही लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ एन एसी, ठीक है। इसको नोट करो। चलो बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला तो देख लिए, अब इसको थोड़ा रेजोनेंस के साथ मैच कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के रेजोनेंस का आने वाला है। चाहे बोर्ड्स में आए, चाहे जेई में आए, चाहे नीट में आए, चाहे मेंस में आए, चाहे एडवांस के एग्जामिनेशन में आए, घूम फिर के क्वेश्चन रेजोनेंस का आएगा। तो रेजोनेंस हम लोग परसों पढ़े थे, उसमें क्लियर कट बताया गया था कि रेजोनेंस में लिखा हुआ नहीं रहता है कि क्वेश्चन रेजोनेंस का। उसको पहचानने का तरीका बताया था, क्या क्या था? मैक्सिमम करंट और मिनिमम रेजिस्टेंस, और पूरा इंपीडेंस का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस के बराबर, और ओमेगा एल का वैल्यू 1/ओमेगा-c के बराबर, और फाई का वैल्यू कितना? फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई कितना है? अरे बोल ना बाबा, बैठे मत रहो, 0 होता है, ठीक है। ऐसे करने पर कैसे होगा? तो ड्यूरिंग रेजोनेंस, पीछे का देखो, नहीं मेरा कॉपी देख के बोलो, बट गलत नहीं बताना। ड्यूरिंग रेजोनेंस हम लोग पढ़े कि जो फाई की वैल्यू है वो 0 होती है। मैथ्स में हम लोग जानते हैं cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, और यही मैक्सिमम वैल्यू है cos का। इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस में फाई का वैल्यू 0 है, cos 0 का वैल्यू 1 है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पावर का वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो ऐसा भी हो सकता है, रेजोनेंस में ये वर्ड भी लिखा हुआ रह सकता है। लिखा हुआ नहीं रहेगा रेजोनेंस का क्वेश्चन है, बट ऐसा लिखा रहेगा कि एलसीआर सीरीज सर्किट का क्वेश्चन है, उसको पावर मैक्सिमम है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि इंपीडेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर है। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। ये सब रेजोनेंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसा लिखा रहेगा कि क्वेश्चन एलसीआर का है, बट बिहेवियर शो कर रहा है एसी थ्रू अ प्योर ओमिक रेजिस्टेंस का, तो वो रेजोनेंस का क्वेश्चन है। तो रेजोनेंस में ये जो पावर का वैल्यू है वो मैक्सिमम रहता है, और इतना चीज जानना है। कुछ क्वेश्चंस बना करके देख लेते, ठीक है। इसको भी नोट करके रखिए एक जगह पर। अभी 1-2 दिन लगेगा इस चैप्टर को ठीक से कवर करने में। चलो, पावर कंज्यूम्ड निकालो सर्किट में। रेजिस्टेंस दिया हुआ 30 ओम का, तो लिखा जाए गिवन वगैरह। आर कितना है? हाँ बस, रेजिस्टेंस 30 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको कि इंडक्टेंस कहते हैं, 40 ओम। आई नॉट 1 एम्पियर, ई नॉट 220 वोल्ट। निकालना क्या है? पावर कंज्यूम। क्या सिखाएगा? एसी चैप्टर में आप इंस्टेंटेनियस पावर निकाल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं रहा है मतलब हमें एवरेज पावर ही निकालना है। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या देगा? ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई निकले तब बात बने, ठीक है। अब ये एलआर सीरीज सर्किट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एलआर सीरीज सर्किट का है। एलआर सीरीज सर्किट का है, याद है तो ठीक है, नहीं तो निकालो फेजर डायग्राम अपना। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फेजर डायग्राम निकालो। एलआर सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम निकालो, निकालो निकालो। याद नहीं है, फेजर निकालो, या एक बार बनाओ फिर से, याद आएगा। एलआर का कैसे कैसे बनता था बताओ। यहां पर ले लेते थे अपने से आई का डायरेक्शन, आई के तरफ वी आर का, फिर वी एल का। वी एल इससे लीड करता था, कितने से? 90 डिग्री से, हाँ ना। और फिर दोनों का
रिजल्टेंट, ये था ना ई, और ये वाला क्या था, दिस इज आवर फाई, यही था, है ना। तो इसका tan फाई कैसे निकालते थे, क्या सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल कौन सा करेगा, tan फाई बराबर होता था एक्सेल बाई आर, tan फाई। चलो भाई tan फाई निकालते हैं, एक्सेल दिया हुआ था ना, ये ऐसे लिख देता है, अगर भूल करो tan फाई बराबर, इसके डायग्राम में वोल्टेज में VL है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, सीरीज का क्वेश्चन है, वोल्टेज बराबर IR, इसका IR सीरीज में करंट से, tan फाई बराबर एक्सेल बाई आर। बोल भाई एक्सेल कितना दिया होगा इसका 40, आर कितना दिया होगा 30, तो tan फाई हो गया 4/3। cos फाई कितना होगा, मैथ के तरीके से निकाल लेंगे, है ना, ये 10th क्लास के तरीके से निकाल लेंगे। tan फाई अगर परपेंडिकुलर में 4 है, बेस में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो इसका cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई बेस बाय हाइपोटेनस 3/5, इसको यहाँ सेटअप कर देंगे, ई नॉट का 220, आई नॉट का 1/2, cos फाई 3/5, कट जाएगा कितने बार में 44, ये कट जाएगा 22 बार में 66 वॉट्स। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वो चैप्टर है 11th क्लास के एसएचएम जैसा, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा। अगर तुमको सीधा सीधा फॉर्मूला, फेजर डायग्राम नहीं याद है, नहीं बनेगा। ये फोर्सेस लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये वर्क एनर्जी पावर नहीं है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख के क्वेश्चन बना लो। याद करना पड़ेगा सारा का सारा फॉर्मूला, बीच का कोई रास्ता नहीं। इस क्वेश्चन को देखो, इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन है, चैंपियन इन द सेंस रिपीटेड है। वैसे तो हमारा एक क्लास फिर आएगा अगला वाला, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकली करेंगे। तब तक जिनका पीछे का सारा क्लियर नहीं है, जल्दी से क्लियर कर लेंगे। अभी इसको बनाओ, सीरीज LCR सर्किट है, उसको कनेक्ट कर रहे किसमें, एक वोल्टेज सोर्स पर, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, पहले L को हटाओ LCR में से, तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बिकम्स कितना हो जा रहा है, π/3, ठीक है। अब किसको हटाओ, C को हटाओ, तो वो LR सीरीज सर्किट बन जाएगा। उस केस में फेज डिफरेंस फिर से π/3 आ रहा है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताना है कितना होगा, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। एक बार याद करो और बताओ। केस 1 में मतलब एक्चुअली में तो ये एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा बिना सॉल्व किए हुए, बट तरीके से करते हैं। LCR का क्वेश्चन में से पहले क्या हटा दिए, L को हटा दिए, तो कौन सा सर्किट बन गया, वो CR सीरीज सर्किट बन गया। CR सीरीज फेजर बनाओ कि याद है, नहीं तो देखो कॉपी में, CR सीरीज सर्किट बन गया। इसका tan फाई कैसे निकलता था, VC/VR, VC के जगह पर IXC/IR, IIJXC/R, ठीक है, ठीक है। और केस 2 में किसको हटाए हैं, C को हटाए, तो ये क्या बन गया, LR सीरीज सर्किट बना ना। LR का tan फाई कितना होता है, अभी लिखे थे पिछले क्वेश्चन में, XL/R। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये फाई सेम आ रहा है, पहले भी π/3, बाद में भी π/3। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये सेम। अगर फाई सेम है तो मैथ में बोले tan फाई भी सेम आएगा। इसका मतलब है कि XC/R बराबर XL/R, ये भी कट गया, मतलब XC और XL बराबर हो गया। किस केस में होता है XC XL बराबर, अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, रेजोनेंस का क्वेश्चन है। छुपा करके बोलेगा, आगे बोलेगा, पीछे बोलेगा, अंत में क्वेश्चन घुमा फिरा के रेजोनेंस का निकल के आएगा। और रेजोनेंस में जस्ट अभी आपको लिखवाया था, रेजोनेंस में फाई की वैल्यू 0, और पावर फैक्टर किसको बोला जाता है, अभी आपको लिखवाया, बताओ किसको, cos फाई को बोलते हैं। cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos फाई, दिस इज cos 0, और इसकी वैल्यू आ गई 1। इस क्वेश्चन की आंसर आ गई 1। यही इस बार का नीट 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन मेडिकल 2020। यही क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में पूछा गया, और ज्यादातर जो अच्छे बच्चे जो तैयारी करके क्या होंगे, उनका सही ही होगा। ये तो एकदम याद करने वाला स्टेटमेंट है, एकदम याद करने वाला, कि L और C का अगर हटाने के बावजूद अगर फेज डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो घूम फिर कर रेजोनेंस का क्वेश्चन है। रेजोनेंस में पावर फैक्टर का वैल्यू 1, ये सीधा मतलब बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपको सॉल्व करके बनाना है।
ठीक है। जो लोग नीट वाले एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, 11th में भी बताया था। पहले तो एक बहाना भी था नीट वालों के, मतलब जो लोग उस तरह से थे कि चलो एम्स के लिए हम पढ़ लेते हैं, कुछ बड़ा किताब पढ़ लेते हैं, डीसी पांडे का पढ़ लेते हैं, एचसी वर्मा का पढ़ लेते हैं। अब तो आपका एम्स का भी नीट के थ्रू ही मिलना है। नीट के एग्जाम में एकदम छोटे लेवल का क्वेश्चन है। अब सिर्फ आउट एंड आउट नीट वाले एस्पिरेंट्स लोगों के लिए न एचसी वर्मा काम आने वाला है, न डीसी पांडे काम आने वाला है। किसी भी तरह का फिजिक्स का एक्स्ट्रा किताब नीट वालों के काम नहीं आने वाला, क्योंकि एम्स भी नीट के थ्रू दे रहा है और एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आया इस बार। वो आप लोग देख रहे होंगे देश भर में 620 625 जिसका नंबर है उनका रैंक भी 15,000 पार हो गया है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। 10th क्लास के बच्चे 22-23 क्वेश्चन आराम से बना ले रहे थे फिजिक्स का, 22 क्वेश्चन आराम से 10th वाले बच्चे बना ले रहे थे फिजिक्स का। ऐसा पेपर पूछा नीट में। तो नीट एस्पिरेंट लोग अब सीधा एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पढ़िए, बाकी चीज आपके काम आने वाला नहीं है। पहले एम्स के लिए हम लोग बोलते भी थे कि थोड़ा 2-4 बड़ा किताब पढ़ लो, अब तो वो भी नहीं करना है। चलो, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन एन एसी सर्किट इन विच वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय E बराबर 300 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंड I बराबर 5 साइन ओमेगा टी। ठीक है, बताओ। तो इस पूरे चैप्टर तो खत्म। E को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? E को E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, वैसे E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं, बट किया हुआ इसमें E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 और I बराबर किस फॉर्म में किया हुआ? I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, बाय कंपेयरिंग फाई का वैल्यू कितना पता चल रहा है? बोलो, बाय 2। और हमें निकालना क्या था? पावर। अभी पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, क्या था? E नॉट I नॉट बाय 2 के आगे cos 90 is 0, so this is 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस अभी तक जितना टॉपिक पढ़े हैं उन सब का न्यूमेरिकल हम लोग परसों वाले दिन संडे को कर लेंगे। उसके बाद एक दिन ट्रांसफार्मर, एक दिन जनरेटर। तब तक आपका टाइम रहा कि आप लोग किसी भी तरह से ईएम वेव का टेबल याद करके चले। फिर मैक्सिमम हम लोग कितना तारीख है आज? तो 6 है ना, वही 15-16 तारीख तक हम लोग सेकंड बुक में घुस जाएंगे। और सेकंड बुक उस दिन आप लोग खुद बता रहे थे, पहला बुक खत्म होने में 6 महीना लगता है, दूसरा बुक खत्म होने में 1 महीना लगता है, जबकि बुक मोटा है सेकंड वाला पहले बुक से। बट उसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि उसमें सेकंड पार्ट में बहुत सारा हिस्सा केमिस्ट्री का पोर्शन का दिया हुआ है, जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।